डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है इंडियन पब्लिक इंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम आपको रसायन विज्ञान भाग 1 की यूनिट 2 परमाणु संरचना पढ़ाएंगे, जिसमें आपको सबसे पहले हम ये बताएंगे कि इस यूनिट के अंतर्गत आप कौन कौन से टॉपिक पढ़ते हैं। इससे पहले की जो पढ़ाई है गगन सर ने अप्रैल में करा दी है। इधर देखिए, अब हम इससे आगे बढ़ाते हैं। इस यूनिट में जो टॉपिक रखे गए हैं ध्यान दीजिए, तरंग प्रकृति है। दूसरा टॉपिक है आपकी गतीय प्रकृति। तीसरा टॉपिक है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। और चौथा टॉपिक है आपका कोष, उपकोष और कक्षा। आपका पांचवा टॉपिक है बेटा अफबाऊ का नियम। और छठा टॉपिक है आपका हुंड का नियम। और सातवां टॉपिक है बेटा आपका क्वांटम संख्याएं। और आठवां टॉपिक है आपका पाउली का नियम। और इस यूनिट का अंतिम टॉपिक है आपका N+L का नियम। ध्यान दीजिए, मैं आज आपको पहले टॉपिक को पढ़ाऊंगा। ध्यान दीजिए, पहले टॉपिक से मैं समझाता हूं आपको। ध्यान इधर आ जाना चाहिए आप सभी बच्चों का। इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति। इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति पढ़ा रहे हैं। आप पहले से ही 9th में ये जान चुके हो कि इलेक्ट्रॉन एक कण है। इसमें एक और गुण पाया जाता है, वो आप इस समय में जानेंगे कि इलेक्ट्रॉन में कण के साथ साथ तरंगों के गुण भी पाए जाते हैं। तो सबसे पहले इसे लिखना कैसे है वो इधर ध्यान दीजिए सभी कि सर्वप्रथम सन 1924 में डी ब्रोगली नामक वैज्ञानिक थे। डी ब्रोगली नामक वैज्ञानिक ने बताया कि इलेक्ट्रॉन में कण के साथ साथ तरंगों के गुण भी पाए जाते हैं। तरंगों के गुण भी पाए जाते हैं। ध्यान दीजिए, अतः हम इनकी तरंग दैर्घ्य निम्न सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। उन्होंने फॉर्मूला दिया था लैम्डा बराबर H/T। लैम्डा तरंग दैर्घ्य के लिए था इलेक्ट्रॉन की, H क्रांत नियतांक था और T संवेग था। ध्यान दीजिए, T आप पहले से जानते हैं, T बराबर होता है हमारा mv। तो T के स्थान पर आप क्या रख सकते हैं, mv। तो आपका फॉर्मूला बन के आया लैम्डा बराबर H/mv। ध्यान दीजिए, यहाँ पर लैम्डा क्या है, इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्घ्य। क्लियर। H क्या है बेटा, प्लांक नियतांक है बेटा। और M क्या है, M है आपका द्रव्यमान या इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। और V क्या है, इलेक्ट्रॉन का वेग। धन्यवाद। आपका दूसरा टॉपिक है गतीय प्रकृति। इधर ध्यान दीजिए बेटा, इलेक्ट्रॉन की गतीय प्रकृति। मैं आपको पहला टॉपिक पढ़ा चुका हूं, उससे ही रिलेटेड ये दूसरा टॉपिक है। ध्यान दीजिएगा, इसके अनुसार इलेक्ट्रॉन में कण के साथ साथ तरंगों के गुण भी पाए जाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपने मार्ग में रखे क्षेपणी पहिए को घुमाने के साथ साथ व्यतिकरण और विवर्तन जैसी घटनाओं को प्रदर्शित करता है। ध्यान दीजिए, इधर इलेक्ट्रॉन पहले से ही आप ये जानते हो कि इलेक्ट्रॉन मौलिक कण है परमाणु का। ये तो पहले से ही सिद्ध है कि ये कण है बेटा। अब हमने इसमें नई बात बताई कि ये क्या है, तरंग के गुण भी रखता है। सिद्ध कर रहे हैं क्यों कि अगर कोई कण है वो क्षेपणी पहिए को घुमा देता है, तो इलेक्ट्रॉन क्षेपणी पहिए को घुमा रहे हैं, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन कण है।
और इलेक्ट्रॉन व्यतिकरण और विवर्तन जैसी घटनाओं को प्रदर्शित कर रहे हैं, इसलिए हम कह सकते हैं इसमें तरंग के गुण भी पाए जाते हैं। इसलिए इलेक्ट्रॉन में दो गुण पाए जाते हैं, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन की द्वितीय प्रकृति कहते हैं। रसायन विज्ञान भाग फर्स्ट यूनिट सेकंड परमाणु संरचना का तीसरा टॉपिक लेने जा रहे हैं हम, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत, ध्यान दीजिए यहाँ पर, इस नियम के अनुसार किसी गतिशील कण की स्थिति और संवेग का एक साथ निर्धारण असंभव है। दोबारा से सुनिए कि इस नियम के अनुसार किसी गतिशील कण की स्थिति और संवेग का निर्धारण एक साथ निर्धारण असंभव है। इसके लिए उन्होंने एक सूत्र दिया था, डेल्टा x इंटू डेल्टा p ग्रेटर देन और इक्वल टू h अपॉन 4 इसको इन्होंने डिफाइन किया है। p इज इक्वल टू, p हमारा संवेग है, p बराबर होता है द्रव्यमान गुणा वेग यानी m इंटू v। यहाँ पर हम लिखते हैं इसको डिफाइन करके, डेल्टा x इज इक्वल टू m इंटू डेल्टा v ग्रेटर देन और इक्वल टू h अपॉन 4 जहाँ डेल्टा x स्थिति में अनिश्चितता को दर्शाती है, डेल्टा p संवेग में अनिश्चितता को दर्शाती है, m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है और h प्लैंक नियतांक है। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। इंडियन पब्लिक इंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में पुनः आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि सरकार द्वारा ऑनलाइन क्लासों का पुनः प्रारंभ किया गया है। इसी क्रम में इससे पहले के जो टॉपिक संदीप जी और हेमंत जी द्वारा दिए गए हैं, उसके आगे के टॉपिक मेरे और गवेन जी द्वारा आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है आपका कोश। कोश क्या होते हैं? जो आपका एटम होता है यानी परमाणु होता है, देखिए ये आपका परमाणु है, इसमें नाभिक के चारों ओर ये जो कक्षाएं होती हैं K, L, M, N, इन कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, इन्हीं कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, उन्हीं कक्षाओं को क्या कहा जाता है? कोश कहा जाता है। इन कक्षाओं को K, L, M, N द्वारा क्या किया जाता है? प्रदर्शित किया जाता है। यानी नाभिक के चारों ओर जो कक्षाएं होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? कोश कहा जाता है। अब देखिए नाभिक के चारों ओर K, L, M, N, ये चार कक्षा हैं। पहली कक्षा K, दूसरी L, तीसरी M और चौथी N, ठीक है ना। इन कक्षाओं में देखिए इलेक्ट्रॉन कैसे उपस्थित होते हैं? K में इलेक्ट्रॉन 2, L में 8, M में 18 और N में इलेक्ट्रॉन कितने उपस्थित होते हैं? 32। यही इसकी डेफिनेशन है। परमाणु में नाभिक के चारों ओर जो कक्षाएं होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? कोश कहा जाता है। यह आपका कोश का डायग्राम है जिसे आप आसानी से बना सकते हैं। यह इस बीच का नाभिक है। इसी क्रम में दूसरा क्वेश्चन है उपकोश क्या होता है? जो कोश होते हैं उनको उनके छोटे छोटे उपभागों में विभाजित किया जाता है। उन्हीं उपभागों को क्या कहा जाता है? उपकोश कहा जाता है। जैसे देखिए K कोश है, इसका एक उपभाग होगा S उपकोश। उसी क्रम में दूसरा देखिए L के दो उपकोश होंगे, S और P। अगला कोश है M के तीन उपकोश होंगे, S, P, D। इसी क्रम में चौथा है N के चार उपकोश होंगे, S, P, D, F। उपकोशों में S में 2 इलेक्ट्रॉन, P में 6 इलेक्ट्रॉन, D में 10 इलेक्ट्रॉन और F में 32 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। अगला इसमें क्वेश्चन है कक्षा। कक्षक यानी ऑर्बिटल। देखिए बच्चों, जैसे ये एटम है, एटम में ये बीच में जो नाभिक उपस्थित होता है, नाभिक के चारों ओर जहां इलेक्ट्रॉन जिन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा उपस्थित होते हैं, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जिन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा उपस्थित होते हैं, उन्हीं क्षेत्रों को क्या कहा जाता है? कक्षक कहा जाता है। देखिए बच्चों, ये नाभिक है, इस नाभिक के चारों ओर इस जगह इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा घनत्व उपस्थित है इलेक्ट्रॉनों का, तो यही घनत्व क्या कहलाता है? कक्षक कहलाता है। ये बीच में क्या है? नाभिक। अब डेफिनेशन समझते हैं। परमाणु के नाभिक के चारों ओर का वह त्रिविम क्षेत्र, त्रिविम मतलब 3 पदों का क्षेत्र होता है।
पहले पद में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के पास है, उसके बाद कम इलेक्ट्रॉन होता है घनत्वों का, ठीक है ना, उसके बाद सबसे कम घनत्व होता है इलेक्ट्रॉनों का। परमाणु के नाभिक के चारों ओर का वह द्रव्यमान क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं क्या कहलाते हैं? कक्षा कहलाते हैं। देखिए ये नाभिक है, इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, तो यही क्या कहलाएगा? कक्षा कहलाएगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो प्यारे बच्चों, एक बार पुनः आपका ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आपको जो हमने वर्क अप्रैल में करा दिया था, उससे आगे का वर्क सेकंड यूनिट में संदीप सर, हेमंत सर और जितेंद्र सर ने पिछले वीडियोस में करा दिया है। अब उससे आगे का वीडियो यानी कि जितेंद्र सर ने जहां छोड़ा है, उससे आगे का जो टॉपिक है वो हम आपको कराएंगे। वो टॉपिक है आपका अफबाऊ नियम, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। क्या है? इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं आपको, चाहे 11th हो या फिर 12th हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपसे कोई भी एलिमेंट दे दिया और उससे पूछा गया कि इसका वर्ग बताइए या फिर इसका आवर्त बताइए, तो ऐसी कंडीशंस में आपको अफबाऊ नियम की आवश्यकता होती है। तो देखते हैं क्या होता है अफबाऊ नियम। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो अफबाऊ नियम क्या है? परमाणु के उपकोशों में इलेक्ट्रॉन को उनके ऊर्जा स्तर के बढ़ते हुए क्रम में लिखना। किसमें? बढ़ते हुए क्रम में लिखना अफबाऊ नियम कहलाता है। ऊर्जा स्तर से मतलब क्या है? यानी कि पिछले वीडियो में आपको जितेंद्र सर ने ऊर्जा स्तर बताया था, यानी कि नाभिक के चारों ओर जो कोष उपस्थित होते हैं उनके बारे में बताया था कि उन्होंने बताया कि इनमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वही कोष उसके ऊर्जा स्तर को भी प्रदर्शित करते हैं। यानी कि नाभिक से कोष जितना दूर होगा उसका ऊर्जा स्तर उतना ही ज्यादा होगा। जैसे कि नाभिक के पास वाला जो कोष होता है एस कोष, सॉरी के कोष। तो के कोष जो है निम्न ऊर्जा स्तर है और उससे ऊपर होता है एल, यानी कि वो उससे भी थोड़ा सा उच्च ऊर्जा स्तर है। यानी कि ऐसे आगे ऊपर की तरफ बढ़ेंगे के एल एम एन, तो ये क्या है? बढ़ता हुआ ऊर्जा स्तर है। लेकिन हम बात करते हैं कोष के अंदर उपस्थित उपकोषों के बारे में। कोष के अंदर उपस्थित उपकोषों के बारे में, तो जो कोष होते हैं उनके अंदर उपकोष उपस्थित होते हैं आपके एस टी डी एफ। क्लियर? जो आपने पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो मान लीजिए पहला आपका कोष है के, तो के कोष में आपको सर ने बताया था कि एक उपकोष होता है एस, और एल में बताया सर ने आपको एस और पी होते हैं, और एम में बताया एस पी डी होते हैं, और एन में बताया आपको एस पी डी एफ। यानी कि इसका मतलब है जैसे कि मान लीजिए कोई कमरा है, उस कमरे के अंदर भी कोई कमरा हो, उसको हम क्या कहेंगे? यहाँ पर जैसे कोष है, तो कोष के अंदर भी कोई छोटा सा कोष है, उसको बोलते हैं उपकोष। क्लियर हो गया? तो जैसे मान लीजिए कोई रूम का मकान है, तो उसमें ये उसका मकान हो गया कोष, और उसमें जो कमरा है वो क्या हो गया? उपकोष। ठीक है? ऐसे ये मकान है कोई एल, इसमें 2 कमरे हैं, तो 2 कमरे हैं तो इसमें ज्यादा लोग आ सकते हैं, और बड़ा मकान होगा तो देखिए यहाँ पर ऊर्जा स्तर ये छोटा है, कम लोग आएंगे, तो इसका मतलब इसका ऊर्जा स्तर क्या है? निम्न है। इसका इससे उच्च है, और इसके आगे बढ़ेंगे और उच्च हो गया, और इससे आगे बढ़ेंगे और उच्च हो गया। तो आप क्लियरली समझ गए होंगे कि ऊर्जा का स्तर कैसे बढ़ता है। तो सबसे ज्यादा ऊर्जा का स्तर है किसका है? देखो मान लीजिए इसको हम मकान मान लें और इनको कमरा मान लें, तो इसमें कितने? 4 हैं, तो 4 में ज्यादा लोग आ जाएंगे, तो इसका ऊर्जा स्तर क्या होगा? ज्यादा होगा। तो इसी ऊर्जा स्तर के बढ़ते हुए क्रम में जब हम इनको लिखते हैं उपकोषों को, क्लियर, तो इसी को हम कहते हैं अफबाऊ नियम। तो अब हम इसमें समझने की कोशिश करते हैं कि अफबाऊ नियम क्या है। ठीक है? तो देखते हैं अफबाऊ नियम में हम किस प्रकार उनको बढ़ते हुए ऊर्जा स्तर के क्रम में कैसे लिखते हैं। यानी कि आपने देखिए पहले 10th क्लास में पढ़ा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास,
तो यहाँ पर भी वही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, लेकिन वो जो होगा यहाँ पर आफ-बाउंड नियम से होगा। पहले आपने पढ़ा सिर्फ क्या KLMN के हिसाब से पढ़ा था, यानी कि 2, 8, 18 और 32, लेकिन यहाँ जो होगा उपकोष के हिसाब से होगा, यानी कि SPDF में होगा। किसमें होगा? SPDF में। क्लियर? तो इसके लिए एक हमने यहाँ पर आपको इसका ट्रिक लिख दिया है कि इसको हम किस प्रकार करते हैं। आपका नियम क्या है इसका, हमने इसके ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में या ऊर्जा स्तर के बढ़ते हुए क्रम में यहाँ पर हमने इनके उपकोषों को लिख दिया है। क्लियर? तो इन्हीं उपकोषों को हम किस तरह यूज करेंगे तो देखते हैं। देखिए उपकोष हमारे क्या है? SPDF, ये हमारे क्या है? उपकोष हैं। अब इन्हीं उपकोषों के अंदर जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने कितने हैं, तो देखिए यहाँ हमने लिखा है S में 1s2 और इसके नीचे बढ़ते चले जाएंगे 2s2, 3s2, 4s2, 5s2, 6s2 और 7s2। ये कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है? तो S2 यहाँ पर देखिए, S तो एक इसका ब्लॉक होगा एक तरह से, जो इसके ऊपर 2 लिखा हुआ है, ये क्या है? इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या है किसी भी उपकोष में। क्लियर? इसको इसके पैरेलल लाइन खींचेंगे और इसका इसके पैरेलल, और इस वाले का इसके पैरेलल। ठीक है? और इस वाले का इसके पैरेलल। ठीक है? अब जो ऊपर बचे हैं उनकी लाइन भी ड्रॉ कर देते हैं किसी के पैरेलल एकदम। क्लियर? तो यहां पर देखिए एरो लगाएंगे ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर एरो बना दीजिए सारा। क्लियर है? अब यहां पर क्या करना है आपको, तो जो आपकी ये लाइन है यहां पर खत्म हो रही है, ऊपर से आ रही है, इधर आके खत्म हो रही है, तो यहां से डॉटेड लाइन ले जाइए। क्या ले जाइए? डॉटेड लाइन लेकर जाइए और इसके लास्ट जहां ये शुरू हो रहा है वहां मिला दीजिएगा। ठीक है? ऐसे इस वाले को यहां से डॉटेड लाइन ले जाओ एक। ठीक है? इसको भी इसके साथ मिला दो। तो यहां पर अगर हम डॉटेड लाइन बनाएंगे तो थोड़ा सा ज्यादा गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है? चलिए फिर भी कोशिश करते हैं, क्योंकि ज़्यादा बड़ा बड़ा हो गया है। अगर बड़ा नहीं लिखेंगे तो फिर आपको वीडियो में ये नज़र नहीं आएगा। ठीक है? तो इसको भी ऐसे मिला दो। ठीक है? और इसको भी ऐसे मिला दो। इसको ये इधर जाएगा। ठीक है? और ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा। ठीक है? ऐसे होते हुए आगे से ये लौटेगा। ठीक? तो बेटा इससे संबंधित हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। मान लीजिए पहला एग्जांपल ले लेते हैं सोडियम। क्या लें? सोडियम 11। तो देखेंगे इसका करके देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉनों का वितरण कैसे होगा इसका। तो देखो हम क्या करेंगे, यहाँ ऊपर से नीचे की ओर चलेंगे। क्या चलेंगे? ऊपर से नीचे की ओर। सभी में ऐसे चलेंगे, ऊपर से नीचे की। तो पहले चलेंगे ऊपर से नीचे की ओर। क्या आ रहा है यहाँ पर? देखो 1s2। क्या आया? 1s2। फिर आगे देखते हैं, आगे बढ़ेंगे तो क्या आ रहा है? देखो घूम के आया इधर से 2s2। क्या आया? 2s2। अब आगे तीसरा देखते हैं और क्या आ रहा है? यहां से घूम के गए, यहां तक पहुंचे, फिर से लौटे, फिर से पीछे से जाएंगे तो क्या आ रहा है? 2p6। क्या आया? 2p6। क्लियर? अब देखेंगे हमारे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए। 11 इलेक्ट्रॉन हमारे पास में। कितने हैं? 11 इलेक्ट्रॉन। हमने कितने यूज कर लिए? देखो 2 और 2 4 और 6 10 यूज कर लिए। अब हमारे पास सिर्फ क्या बचा है? 1 इलेक्ट्रॉन बचा है। क्या बचा है? 1 इलेक्ट्रॉन। तो अब अगला वाला क्या आ रहा है? देखिए यहाँ तक 2p6 तक हो गया हमारा। आगे बढ़ेंगे तो क्या आ रहा है? 3s2। 3s2 लेकर अगर हम यहाँ पर 3s2 लिख रहे हैं तो ये हो जाएंगे 12, लेकिन हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 11। तो क्या करें? इस 1 की जगह क्या करेंगे? 2
की जगह 1 कर देंगे। क्या करेंगे 1 यानी 3s1। ठीक है। अब मान लीजिए दूसरा एग्जांपल ले लें, लेकिन एग्जांपल लेने से पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि इसके द्वारा हम किसी भी तत्व के आवर्त वर्ग तथा समूह के बारे में भी बता सकते हैं। क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, मान लीजिए सोडियम से पूछ लिया जाता है कि सोडियम किस आवर्त या किस समूह का तत्व है या इसका वर्ग बताइए। जैसे कि आपका 10th के बोर्ड एग्जाम में भी कोई क्वेश्चन आया था, उसमें आवर्त पूछा था आपसे क्लोरीन का। ठीक है, तो अधिकांश बच्चों ने नहीं किया वो क्वेश्चन, तो देखेंगे यहाँ पर कैसे निकालते हैं इसका आवर्त और वर्ग। तो आवर्त यहाँ फाइंड करते हैं सबसे पहले। मान लीजिए इसका आवर्त देखिए, आवर्त देखने के लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, अगर आप लास्ट में क्या आ रहा है एस आ रहा है, क्या आ रहा है एस, यानी कि उपसमूह क्या है या कोश क्या है एस, तो यहाँ आपको सिर्फ एक ही देखना है लास्ट वाला। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ इसमें कितना नंबर है, देखो 3s1, तो जो 3 है वही क्या है इसकी आवर्त की संख्या है। क्या है आवर्त की संख्या, यानी कि थर्ड आवर्त है। क्या है तृतीय आवर्त, कौन सा तृतीय आवर्त है। अगर हम बात करें इसके समूह के बारे में या फिर वर्ग और इसके ब्लॉक के बारे में, किसके बारे में ब्लॉक के बारे में। ठीक है, तो पहले हम इसका वर्ग देख लेते हैं। वर्ग क्या है, वर्ग यानी कि जो s के ऊपर जो संख्या लिखी हुई है, s के ऊपर जो संख्या है वही इसका क्या है वर्ग है, यानी कि इसका वर्ग क्या है 1। तो s में जो होता है आपका फर्स्ट a और सेकंड a होता है, तो यहां आप क्या लिखेंगे फर्स्ट a, क्या लिखेंगे फर्स्ट ए। लेकिन अगर यहाँ पर लास्ट में टी होता तो यहाँ ए की जगह टी हो जाता, क्या हो जाता टी हो जाता। आगे देखेंगे ब्लॉक क्या है इसका, ब्लॉक यानी कि देखो लास्ट में आपका क्या 3s, 2 ही नंबर में यूज कर लिया, 3 यूज कर लिया, 1 यूज कर लिया, रह गया s, तो ये s क्या है इसका ब्लॉक है। क्या है ब्लॉक, s ब्लॉक। ठीक है,